नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। 17वीं लोकसभा चुनाव 2024 का वाकई अलग ढंग से हो रहा है। इस चुनाव की खासियत है कि चुनाव जीतने के लिए जो एजेंडे, जो नैरेटिव, जो मुद्दे गढ़े गए थे, वे मुद्दे काम नहीं आए भारतीय जनता पार्टी को, और साथ ही आरएसएस ने उसका साथ नहीं दिया। अगर कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में व्यापक रणनीति, चुनावी मशीनरी, डबल इंजन होने के बावजूद हारते हुए नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने को दुनिया की नंबर 1 पार्टी मानती है और आर्थिक मामलों में, संसाधनों के मामले में भी नंबर 1 मानती है। लेकिन यह पार्टी जब अपने गठबंधन को लेकर के चुनाव लड़ती है और गठबंधन के दलों को नज़रअंदाज करते हुए अकेले ही मैदान में उतरती है, और इंडिया गठबंधन जो संसाधन विहीन है, कांग्रेस के पास पैसे नहीं हैं चुनाव लड़ने के लिए, उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया था, उनके आर्थिक स्रोतों पर नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कुठाराघात किया था, ऐसा भी किसी भी चुनाव में भारत में नहीं हुआ है। लेकिन इसके बावजूद इंडिया गठबंधन जिस मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को टक्कर दे रहा है, हम समझते हैं कि उसकी तारीफ की जानी चाहिए। वैसे इंडिया गठबंधन तो चुनाव लड़ ही रहा है, साथ ही साथ इस देश के वोटर्स भी चुनाव लड़ रहे हैं। महंगाई के मारे हुए, बेरोजगारी के मारे हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों से सताए हुए, कोरोना से मरे हुए लोगों के परिजनों को सहायता राशि न मिलने से जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अंडर करंट है, वह अंडर करंट अब दिखाई देने लगा है, या यूं कहें कि अब छठे चरण के बाद 7वें चरण जो होने जा रहा है 1 जून को, उसके पहले लहर दिखाई देने लगी है, और अभी तक यह लहर कहीं दबी हुई थी। पूर्वांचल में देखिए, उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर 7वें चरण में चुनाव होने जा रहा है, और इन 13 सीटों में से सिर्फ बनारस की सीट, जिस पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 2 लोकसभा चुनावों से लड़ते आ रहे हैं, उन्हें भी कड़ी टक्कर मिलने जा रही है। हालांकि नरेंद्र मोदी जीत जाएंगे, लेकिन जीत का जो अंतर मत प्रतिशत में, वोट में रहा है 2014 में, 2019 में, उसमें काफ़ी गिरावट आ जाएगी, यह बात भी देखने को मिल रही है। बाकी 12 सीटों पर कहीं तो एक तरफा लड़ाई है और कहीं भारतीय जनता पार्टी की सीटें फंसी हुई है। अभी थोड़े समय पहले आपने देखा होगा कि आजमगढ़ में अखिलेश यादव की रैली में कितना जनसमूह उमड़ पड़ा था। उसी तरह से प्रयागराज और फूलपुर की रैली तो इतना ज़्यादा भीड़ वहाँ आ गई थी, इतना ज़्यादा जनसैलाब आ गया था
कि पुलिस भी उन पर काबू नहीं पा सकी और जन सैलाब जब मंच तक पहुंच गया और मंच पर चढ़ गया तो यह कहिए कि कोई अनहोनी नहीं हुई, वरना इंडिया गठबंधन के कई नेताओं के साथ अनहोनी का भी अंदेशा था। लाठीचार्ज हुआ, कुछ घायल भी हुए, लेकिन इससे यह देखने में आया कि जो कहा जा रहा था कि इन चुनाव में लहर नहीं है, उन कहावतों को नकार दिया फूलपुर की जनता ने, इलाहाबाद और प्रयागराज की जनता ने। जिस तरह की भीड़ अखिलेश यादव और राहुल गांधी की समन्वित रैलियों में उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है और जिस तरह से संविधान के मामले पर दलित और ओबीसी का एक बड़ा तबका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गया है और मायावती का वोट बैंक भी खिसक करके संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन की ओर उन्मुख हुआ है, उससे यही कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में 4 जून को जब मतगणना होगी तो बहुत बड़ा खेला नजर आएगा। विश्लेषकों का, बुद्धिजीवियों का, पत्रकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में इस बार 50-50 होने जा रहा है, यानी 40 सीट इंडिया गठबंधन को और 40 सीट एनडीए गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। अगर ऐसा होता है तो यह वाकई खेला होगा और जब भारतीय जनता पार्टी की कमर उत्तर प्रदेश में टूट जाएगी तब फिर उसे दिल्ली का सिंहासन नज़दीक नहीं नजर आएगा, दिल्ली दूर नजर आएगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा सीटों वाला राज्य है, 48 सीटें हैं, लेकिन उन 48 सीटों में 2019 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने 41 सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन शिवसेना इस बार टूट चुकी है, तोड़ने वाले कोई और नहीं है। मोदी और शाह की जोड़ी ने ही तोड़ा था। अपना दायरा बढ़ाने के लिए एनसीपी को भी तोड़ा गया था और वहाँ पर महाराष्ट्र में जो गंध मचाया था मोदी और शाह ने, इन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। महाराष्ट्र का अधिकांश वोटर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है और तमाम रैलियों में, जनसभाओं में, रोड शो में स्पष्ट हो गया है कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में महाराष्ट्र से उद्धव शिवसेना ही नजर आई है। उसके बाद एनसीपी और कांग्रेस है और भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें तोड़ा था, शिंदे गुट, अजीत पवार गुट, सबसे बुरी हालत इन्हीं की है। तो इस तरह से महाराष्ट्र में भी जितना सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए बीजेपी को, उतनी सीटें नहीं आ रही है और उसी तरह से बिहार में 40 सीटें हैं और उन 40 सीटों में 39 सीटें जदयू और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर जीता था 2019 में। उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी खेला हो रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जिस तरह से बिहार की जनता को संबोधित कर रहे हैं, स्वास्थ्य ठीक न होने, कमर और पैर में समस्या होने के बावजूद व्हील चेयर पर चल करके जिस तरह से दहाड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जिस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है,
इसे लहर नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा। अंडर करंट नहीं है, अंडर करंट उसे कहा जाता है जहाँ पर पता ही नहीं चलता है कि किसको वोट जा रहा है, किसका लोग समर्थन कर रहे हैं, किससे मतदाता खुश हैं, उनसे वेव होती है, उनसे लहर निकलती है। लेकिन पहले मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि पहले यह लहर नहीं नज़र आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव बीतते गए और इंडिया गठबंधन की ताकत बढ़ती गई, वैसे वैसे लहर भी नज़र आने लगी। तो उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक लहर है और वह लहर, उसे आप लहर कहें या अंडर करंट कहें, राजस्थान में भी व्याप्त है। राजस्थान में भी तमाम विश्लेषकों का मानना है, यहाँ तक कि गोदी मीडिया तक का मानना है कि 50-50 का खेला होने जा रहा है। कुल 25 सीटें हैं, उसमें से 12 सीटें इधर या 13 सीटें इधर या 12 सीटें या 13 सीटें उधर, आधे आधे का खेल है। एक पार्टी को 12, दूसरी पार्टी को 13, जिसे 50-50 ही माना जा सकता है। 11 में से 9 सीटें छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने जीता था 2019 के चुनाव में, लेकिन इस बार अनुमान है, यहाँ पर 50-50 का खेला नहीं है, लेकिन तब भी माना जा रहा है कि 4 सीटों पर कांग्रेस कब्जा करने जा रही है और उन 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है और कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। इस तरह से देखा जाए तो झारखंड में भी कुल 14 सीटें हैं, जिसपे 11 पर कब्जा था भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन जिस तरह से शिबू सोरेन के बेटे, नेताजी कहा जाता था शिबू सोरेन को लगभग 20 दशक से, उनके बेटे हेमंत सोरेन को जिस तरह से जेलों में ठूसा गया चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले, और उसके बाद वहाँ का भी समीकरण बिगड़ गया है। हम ये नहीं कहते कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है, बल्कि हम यह जरूर कहते हैं कि आदिवासी गुस्सा हो गए हैं और उनके गुस्से की कई वजह हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बदजात नेता हैं जो कि आदिवासियों के सिर पर, मुंह पर खुल्लम खुल्ला पेशाब करते हुए पकड़े गए हैं, वीडियो वायरल हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ऐसे अपराधियों का, बलात्कारियों का बचाव करती है, कुछ उसी तरह से जैसे बिल्किस बानो केस में बलात्कारियों को सम्मानित किया गया, लड्डू खिलाया गया और उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया, उसी तरह से आज स्थिति कर्नाटक में भी हो गई है कि प्रज्वल रेवन्ना, जो कि 1, 2, 4, 6, 100, 200 नहीं, 1500 महिलाओं के साथ यौन शोषण और बलात्कार करने वाला, जो कि खुद ही बलात्कार करता था और वीडियो बनाता था, और वे वीडियो अब पूरे कर्नाटक में घूम रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर 28 में से 26 सीटों पर अपने गठबंधन के दलों को लेकर के, 25 भारतीय जनता पार्टी का था, एक गठबंधन का 26 सीटों पर कब्जा किया था 2019 में। और विश्लेषकों का मानना है, एक नहीं अनेक, बल्कि सर्वे करने वाली एजेंसियों तक का मानना है कि वहाँ पर भी 50-50 का खेला हो गया। हमने जिन जिन राज्यों में 50-50 का खेला की बात कहा, उसमें से अगर 4 राज्यों में भी 50-50 का खेला हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से निपट सकती है। फलोदी सट्टा बाजार बहुत मशहूर सट्टा बाजार माना जाता है। आज का फलोदी सट्टा बाजार का आंकड़ा है
कि भारतीय जनता पार्टी को 209 सीटें मिल रही हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में और इंडिया गठबंधन को 253 सीटें मिल रही हैं। तो फलोदी सट्टा बाजार का देखें तो लगता है कि त्रिकोणीय संघर्ष होगा, किसी भी पार्टी की जीत नहीं हुई। अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी जिसके पास की अपार धन है वही जीत हासिल करेगी और बाकी दलों से सांसदों को खरीद करके अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है, जितने विश्लेषक हैं, जितने सर्वे हैं, सबके अलग अलग आंकड़े हैं। यूं कहें कि जितने मुंह उतनी बातें हैं। गोदी मीडिया को देखिए तो वह भारतीय जनता पार्टी को जिताते हुए नजर आ रहा है और थोड़े बहुत नहीं, लगभग 400 पार, 370 पार के आंकड़ों के आसपास ही जिताता हुआ नजर आ रहा है। किसी भी चैनल में देख लीजिए, जो समा बांधी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी को जिताने की जो हवा बांधी जा रही है उसे आप देख सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि गोदी मीडिया बिका हुआ है, कारपोरेट का चैनल है और कारपोरेट जमीनी हकीकत को नहीं दिखाने देता है। भारतीय जनता पार्टी भी जमीनी हकीकत को नहीं बर्दाश्त कर पाती है, क्योंकि जमीनी हकीकत कुछ और होती है और गोदी मीडिया द्वारा गढ़े हुए आंकड़े कुछ और होते हैं। तो जो स्थिति है उसमें जो देश के सबसे बड़े विश्लेषक या सेफोलॉजिस्ट माने जाते हैं योगेंद्र यादव, जो कि 1977 के लोकसभा चुनाव से सेफोलॉजी का काम करते रहे हैं, चुनाव विश्लेषण का काम करते रहे हैं, एक राजनेता के रूप में हो गए हैं। अपनी पार्टी उन्होंने बनाई है, लेकिन वह उस पार्टी के झंडे तले चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन का सपोर्ट कर रहे हैं। अगर उनकी माने तो भारतीय जनता पार्टी 250 सीटों से कम ला रही है और अगर CSDS लोकनीति के सर्वे को माने, CSDS के प्रमुख संजय कुमार के शब्दों पर ध्यान दें तो भारतीय जनता पार्टी 272 के जादुई आंकड़े को नहीं छू रही है। संजय कुमार का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 4-5 सीटें 272 से कम हो सकती है या 272 से 4-5 सीटें ज़्यादा हो सकती। तो 400 पार की हवा तो निकल ही चुकी है, 370 पार की भी हवा निकल चुकी है, 300 पार की भी हवा निकल चुकी है। अब अटक गई है हवा 272 के आसपास। लेकिन जो रुझान आ रहे हैं कुछ दूसरे सर्वे के, और कई सर्वे तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने आंकड़ों में उलटफेर कर दिया है, जो अभी तक मोदी को जिताते आ रहे हैं, अब वो मोदी को हराने की दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा, सबसे तेज चैनल माना जाता है, वह सबसे तेज आंकड़े भी पेश करता है और एग्जिट पोल के जो आंकड़े उसने तैयार किया था, जिसे कि 1 जून को दिखाना चाहिए था, उन आंकड़ों को या उस सर्वे को लीक कर दिया है। जानबूझ करके लीक किया है या अपने से लीक हो गया है, इस पर तमाम विवाद छिड़ा हुआ है और सोशल मीडिया, खास करके ट्विटर जो आजकल एक्स हो गया है, उस पर संग्राम छिड़ा हुआ है कि 7वें चरण को प्रभावित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताते हुए दिखाया गया है आज तक के सर्वे में, और उन आंकड़ों को लीक कर दिया गया है जो 1 जून को 6 बजे के बाद दिखाया जाना चाहिए था। तो रायता बिखेर रखा है मीडिया के लोगों ने, गोदी मीडिया के लोगों ने,
और भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने, हर नेता अपनी अपनी पार्टी, अपने अपने गठबंधन को जिताते हुए नजर आ रहा है और पूरे सोशल मीडिया में संग्राम सा छिड़ा हुआ है। वो कह रहा है हम जीत रहे हैं, वो कह रहा है हम जीत रहे हैं। लेकिन अब बहुत दिन नहीं रह गया है आंकड़े आने में और 7वें चरण का चुनाव होने में। इसी बीच 1 जून को, जिस दिन की आखिरी चरण का चुनाव है, इंडिया गठबंधन ने, या यूं कहें इंडिया टीम ने, अपनी बैठक बुलाई है दिल्ली में। अब उस बैठक की क्या वजह हो सकती है, क्या नीतियां निर्धारित की जाएंगी और क्या चंडीगढ़ मॉडल को रोकने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार कुछ भी कर सकती है। अगर वो हारते हुए नजर आएगी तो चंडीगढ़ मॉडल को अपना सकती है। चंडीगढ़ मॉडल वो है जिसमें कि धांधली करके चुनाव जीतने का उपक्रम करती है भारतीय जनता पार्टी। मेयर ज़्यादा जीतते हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को, पार्षद ज़्यादा जीतते हैं कांग्रेस पार्टी के और आम आदमी पार्टी के, और मेयर बन जाता है भारतीय जनता पार्टी का। और सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि उस पर सुनवाई किया और दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया है, और जिस शख्स ने धांधली किया था उसके ऊपर मुकदमा चलाने की बात कही है। मुकदमा चलेगा भी, दंडित होगा भी। लेकिन जब से चंडीगढ़ मॉडल सामने आया है तब से लोकसभा चुनाव पर भी प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी अगर चुनाव से पहले मनोज पांडे, जो कि सेनाध्यक्ष हैं, आर्मी के प्रमुख हैं, वो रिटायर्ड होने वाले थे 30 मई को और उन्हें एक्सटेंशन दे दिया गया 30 जून तक के लिए, 1 महीने का एक्सटेंशन दे दिया गया। तो सवाल उठता है कि उन्हें एक्सटेंशन चुनाव के वक्त क्यों दिया। सीमा पर कहीं कोई ऐसी आहट नहीं आ रही है कि लड़ाई होने वाली है, न चीन की तरफ से, न बांग्लादेश की तरफ से, न पाकिस्तान की तरफ से, न पीओके की तरफ से, कहीं से भी सीमा पर कोई तनाव नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में सेना अध्यक्ष को 1 महीने के लिए एक्सटेंशन देना यही साबित करता है कि चुनाव में कुछ बड़ा खेला होने वाला है। नरेंद्र मोदी धांधली के जरिए चुनाव जीतना चाहेंगे जब वो हारते रहेंगे तो, और जब विपक्ष, वोटर्स, इस देश के मतदाता आंदोलन करेंगे तो उनके आंदोलन को पुलिस नहीं दबा सकती है, पैरा मेडिकल फोर्स नहीं दबा सकते हैं। उसके लिए सेना की जरूरत पड़ेगी और लगता है कि गृह युद्ध छिड़ जाएगा। 4 जून तक या 4 जून के बाद भी 2-4 दिन तक हमें लगता है कि देश बहुत संवेदनशील स्थिति में रहेगा। इस बीच कुछ भी हो सकता है। सेना का इस्तेमाल किया जा सकता है, पुलिस का इस्तेमाल किया जा सकता है, और नरेंद्र मोदी हारते हुए इतनी आसानी से गद्दी नहीं छोड़ना चाहेंगे। मीडिया में खबर चल रही है कि अगर नरेंद्र मोदी 230 या 240 के आसपास रहेंगे तो आरएसएस ही अपने रथ का घोड़ा बदल देगा, नरेंद्र मोदी को बाहर कर देगा और नितिन गडकरी या राजनाथ को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश करेगा। और पूरी भारतीय जनता पार्टी, जो कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के तानाशाही रवैये से दुखी है, वह पूरी पार्टी और आरएसएस समर्थन करेगा और
ज़रूरत पड़ेगी तो केसीआर से समर्थन लिया जाएगा, नवीन पटनायक से लिया जाएगा, मायावती अगर 1-2 सीटें जीतती हैं तो उनसे लिया जाएगा, वाईएसआर कांग्रेस से, तेलुगु देशम पार्टी से, जो कि किसी गठबंधन में नहीं है, इनसे समर्थन लेकर के मोहन भागवत किसी को भी बना सकते हैं। लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी को पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाने का मन बना चुके हैं। अब देखिए होता क्या है। हमें तो लगता है कि इंडिया गठबंधन के प्रति पूरे देश में अंडर करंट था। शुरू से पहले चरण के चुनाव से लेकर के चौथे 5वें चरण तक अंडर करंट था, लेकिन 5वें चरण के बाद वह अंडर करंट एक लहर के रूप में तब्दील हो गया है। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि कई राज्यों में 50-50 का खेला होने वाला है। अगर ऐसा होता है तो इंडिया गठबंधन, जो कि आज 300 सीटों पर दावा ठोक रहा है, उसकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।